देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा, देखो हम लोग बजट कॉस्टिंग में ये सब कर लिया था। एक क्वेश्चन होमवर्क में ही था लेकिन मैंने नहीं करवाया। क्वेश्चन 7 ये वाला करेंगे, इसके बाद जैसे जैसे लिखा है उसके हिसाब से ही करेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि जिज्ञासा लिमिटेड इज ड्रॉइंग ए प्रोडक्शन प्लान फॉर इट्स टू प्रोडक्ट मैक्स मिनी मैक्स एंड हेवी हाई। ठीक है, मतलब एमएमएच दो प्रोडक्ट ये लोग बनाएगा। इसका ये लोग क्या कर रहा है, एक प्रोडक्शन प्लान बना रहा है फॉर द ईयर 22-23। Company's policy is to hold closing stock of finished goods at 25% of the anticipated volume of sales of the succeeding month। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये पैरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला है, बोला है कि इनका क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्या मानेंगे, बोल रहा है कि हाँ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, इसको क्या मानना पड़ेगा, इक्वल हो जाएगा 25% ऑफ एंटिसिपेटेड, मतलब फ्यूचर में जो सेल होने वाला है। ठीक है, सक्सीडिंग मंथ का, मतलब जैसे यहाँ मंथ का डेटा मुझे दिख रहा है जो 4 दिया हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब अप्रैल के मई के सेल का जो डेटा होगा, अप्रैल के सेल का जो 25% होगा वो मई का क्लोजिंग स्टॉक होगा। मई के सेल का जो 25% होगा वो नहीं, एंटिसिपेटेड बोला है ना, सक्सीडिंग मंथ का। हाँ, तो इसके बाद वाला ही होगा। ठीक है, मई का 25% अप्रैल के होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो 25% वॉल्यूम ऑफ सेल ऑफ सक्सीडिंग, सक्सीडिंग बोला है। ठीक है, सक्सीडिंग मंथ बोला है। अच्छा, फिर बोल रहा है एमएम और एचएच का बजटेड प्रोडक्शन 180 120, ये क्या है, यूनिट में है। ठीक है, इतना प्रोडक्शन करने का ये लोग सोच रहे हैं कब, 22-23 में। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा एक यूनिट बनाने में, 220 एमएम का, और एचएच का 280। लेबर लगेगा 130 एक यूनिट का, 120 एक यूनिट ऑफ एचएच का। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टोटल दे दिया है 4 लाख और 5 लाख। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हम लोग का फिक्स्ड और वेरिएबल मिक्स्ड अप हो सकता है। गुड मॉर्निंग। देखो मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पर तो हमें कुछ अलग से बोला नहीं है कि ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है। देखो मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग का वेरिएबल पोर्शन भी होता है, फिक्स्ड। हमें टोटल दे दिया है पूरी ईयर का। ठीक है, कितना दे दिया है, 4 लाख, और ये कितना दे दिया है, 5 लाख, फॉर 1,80,000 यूनिट, और ये 1,20,000 यूनिट। ठीक है, एस्टिमेटेड यूनिट्स टू बी सोल्ड टू द फर्स्ट 4 मंथ। पहले 4 मंथ्स का सेल क्या क्या हो सकता है उसका एस्टिमेट इन्होंने दिया है। एमएम और एचएच का अप्रैल मई जून जुलाई का जो एस्टिमेशन है, जो फोरकास्ट है, वो दे दिया। बोल रहे कि प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इन मंथ वाइज। तो एक क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर का हमें मंथ वाइज जो है प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो फर्स्ट क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3। पूरे साल को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो वो क्वार्टर कहलाता है। तो एक एक क्वार्टर में कितना मंथ होता है, 3 मंथ होता है। क्वार्टर मतलब किसी भी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 12 मंथ्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने से पर मंथ में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 3 मंथ। क्योंकि देखो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, यहाँ पर हमारा कौन कौन सा मंथ का फिर ये प्रोडक्शन बजट बनना चाहिए, अप्रैल मई और जून का। जुलाई का हमारा नहीं बनेगा, लेकिन ये डेटा क्यों दिया हुआ है, वही एंटिसिपेटेड मंथ का वो कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन बजट में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, प्रोडक्शन बजट अगर हम लोग यूनिट में कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितना सेल करना चाहते हैं उतना प्रोड्यूस करेंगे। अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं तो उतना हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक में है तो उतना हमें लेस कर देना चाहिए। बेसिकली हमें ये दोनों प्रोडक्ट का, ये 3 मंथ्स का ये सब डेटा को लिखना है। यहाँ से समझ के लिखने के बाद उसको कैलकुलेशन करना है, बस इतना सा ही काम है। लेकिन हमें यहाँ पर देख के समझ के लिखना पड़ेगा क्या होगा। ठीक है, तो तुम लोग खुद से भी ट्राई करके देखो। तो पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन बजट लिख देते हैं। प्रोडक्शन बजट फॉर द प्रोडक्ट एमएम
एंड एच मिनीमैक्स हेवी हाई। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स अच्छा, तो फिर हमें कॉलम क्या क्या करना चाहिए, जैसा कैलकुलेशन चाहिए वैसे ही कॉलम। तो कॉलम हमारा मंथ वाइज होगा, हर एक मंथ के नीचे दो दो प्रोडक्ट होगा, तब तो आंसर आएगा ना। क्योंकि एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन होता है कि लिखे कैसे, समझ में तो आ गया लेकिन लिखे कैसे। तो क्या लिखना है, हमें 3 मंथ्स का बजट निकालना है। तो 3 मंथ्स में क्या क्या होगा वो तो हम लोगों ने पता कर लिया है। अप्रैल में, जून और एक टोटल का भी साथ ही साथ कॉलम बना लेते हैं। और हर एक मंथ में हम लोगों का 2 प्रोडक्ट का जो है कॉलम होगा। एक प्रोडक्ट एम, दूसरा प्रोडक्ट एच, फिर एम एच, फिर एम एच। एम एच तुम लोग चाहो तो टेबल भी बना सकते हैं, मेरा लाइन टेढ़ा मेढ़ा होता है तो टेबल थोड़ा कम ही बना। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सेल्स यूनिट, ठीक है सर। जैसे कि मैंने अभी लिखा था, तो सेल्स यूनिट में सेल्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, कितना सेल करना है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देखो, एस्टिमेटेड यूनिट्स टू बी सोल्ड फॉर फर्स्ट 4 मंथ। तो यहाँ देख देख के लिखना है 8000, लेकिन कैसे लिखना है, अप्रैल में ये दो लिखना है 8000 और 6000, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8000 और इसके बगल में लिखना पड़ेगा 6000। अच्छा, उसके बाद जब मई वाला लिखेंगे तो 10,000 और 8,000, यहाँ लिखेंगे 10,000 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 8,000। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर 12,000 और 9,000, यहाँ पर लिखेंगे 12,000 और यहाँ पर हो जाएगा 9,000। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रखने का सोचा है तो। वो तो क्वेश्चन बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक में हम लोगों ने कुछ ना कुछ रखना है, ठीक है। तो कितना रखना है क्लोजिंग स्टॉक में बताया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट मंथ से। तो कैसे होगा, ये देखो, ये प्रोडक्ट का मई मंथ का सेल है 10,000, इसका 20% का ही नीचे लिखना पड़ेगा मुझे एज ए क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि का क्लोजिंग स्टॉक से ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो 10,000 का 25%, मतलब इसका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ जाएगा, इसका 20% यहाँ जाएगा, 25%, ठीक है। फिर यहाँ पर 25%, फिर यहाँ पर ऐसे 25%, ऐसे करके जाना चाहिए। तो ठीक है, लिखते हैं पहले 10,000 का 25% 2500, और 8,000 का 25% मतलब 1/4 होता है 2,000, ठीक है। अच्छा, 12,000 का 25%, 25 मतलब 1/4 होता है 3,000, और 9,000 का 1/4 2,250, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कैसे निकालेंगे जून का, उसके लिए जुलाई वाला डेटा चाहिए जो कि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन से देख के लिखेंगे मिनी मैक्स का मतलब का है 16,000 का 25% मतलब 4,000, और 14,000 का 25% 3,500। अच्छा, अब हम लोग टोटल एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल कॉलम में टोटल लिख लेते हैं, तो का टोटल करेंगे, मतलब 8,000 10,000 12,000 ऐसे करके करेंगे। 12 और 8 होता है 20, 20 और 10 हो गया मेरा 30,000। अच्छा, एच का 6,000 8,000 9,000, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 7 7 7 14 14 और 9 14 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 24, नहीं 23 हो रहा है। 23,000। अच्छा, अब ये वाला क्लोजिंग स्टॉक का भी टोटल करते हैं, 2500 3,000 4,000 3,000 4,000 7,000 और 2,500, मतलब 7 8 9,500। अच्छा, 2,000 और 3,500 मतलब 5,500 5,000, और यहाँ पर हो गया 5 और 2 7 7 750 7,750, ये होना चाहिए। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लेस करते हैं। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा,
प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक होगा, मतलब ये वाला यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कैसे लिखेंगे, मई का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा कुछ ये वाला 2500 और 2000, ठीक है। फिर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, मतलब 3000 और 2250, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि अप्रैल का है, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो देखो अप्रैल का अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक पता करना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, अप्रैल का प्रीवियस मंथ कौन सा होता है, मार्च होता है। मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही मेरा अप्रैल का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम एक वर्किंग नोट में इसे समझाना चाहे तो मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही क्या हो जाएगा, अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक। और मार्च का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, 25% सेल ऑफ अप्रैल, क्योंकि नेक्स्ट मंथ का सेल ही तो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो अप्रैल का जो क्लोजिंग स्टॉक, मतलब अप्रैल का 25% करने से जो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मार्च का हो जाएगा, अप्रैल के सेल का क्लोजिंग स्टॉक, और वही हम लोग का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो इसी बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू अप्रैल ओपनिंग स्टॉक, और 25% सेल ऑफ अप्रैल इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च। दैट इज कितना हो जाएगा, अप्रैल का सेल है हम लोगों का 8000 इंटू 25%, और एक बार हो जाएगा 6000 इंटू 25%। तो ये हो जाएगा मेरा 2000 वाला, और वाला हो जाएगा, वाला 1500, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2000 और ये हो गया 1500, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वर्किंग नोट 1 से निकल जाए। बस अब इसको टोटल कर लेते हैं, जैसे बाकी सबको टोटल किया, 2000 2000 4500, 4 और 3 7500, और 1500 और 2000 3500, 3 और यहाँ पर हो गया 5750। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया 500, 8500 है ना, 85। इसको लिखेंगे प्रोडक्शन बजट। अच्छा, ये हो गया मेरा 500, 6500। अच्छा, ये भी हो गया 500, 10500। ये हो गया 250, 8250। अच्छा, ये हो गया 1000, 12 और 1 13000। अच्छा, ये कितना हो रहा है, 10 to 50। अच्छा, और ये वाला 30, और ये माइनस करने से कितना हो जाएगा, 2000, मतलब 32,000। अच्छा, और ये हो जाएगा 2 यानी 2000, मतलब 24,000 लिखते हैं। 24 नहीं, 25 हो रहा है ना। ये माइनस करने से 750 माइनस 2000, 2000 और 23,000, 23 और 2 25,000 होता है, 25,000, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया, ठीक है। इसमें हमें बोला था कि प्रिपेयर करके दिखाओ कि क्वार्टर वाइज क्या होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, क्वेश्चन वैसे आसान था। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट, ये फिर भी समझ में आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ था तो इस चीज को समझना कि यहाँ पर हम लोग कैसे डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। एक मिनट। अच्छा, अब हम लोग पहले वेजेस बजट लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले वेजेस बजट क्या होता है वो लिख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन वेजेस बजट वाला ही रिलेटेड करेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा थियोरिटिकल लिख लेते हैं। हेडिंग करो वेजेस बजट, लेबर बजट, वेजेस बजट, लेबर कॉस्ट बजट, या फिर मैन पावर बजट, एक ही बात है तीनों। तो इस बजट का मतलब क्या होगा, इस बजट का मतलब सिंपल यही है कि हम लोग किसी भी प्रोडक्शन के काम में जो लेबर को यूज करें, या जो ह्यूमन रिसोर्स या मैन पावर जो भी यूज कर रहे हैं, उसका बजट कैसे बनाए।
तो सिंपल उसका बजट कैसे बनाएंगे, एक यूनिट बनाने में एक लेबर को कितना टाइम लगता है और लेबर को हम लोग किस तरीके से पेमेंट करते हैं, आवरली बेसिस पे करते हैं तो वैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर यूनिट बेसिस पे करते हैं तो वैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पहला पॉइंट, दिस बजट रिप्रेजेंट द वेज कॉस्ट, दिस बजट represent the wage cost to be spent during budgeted period on budgeted production। वेज कॉस्ट यानी लेबर को कितना पेमेंट करना पड़ सकता है बजटेड पीरियड में बजटेड प्रोडक्शन, मतलब बजट बना रहे तो ऑब्वियसली जितना बजटेड प्रोडक्शन होगा, हम लोग जब वेजेस बजट बनाएंगे तो वो पूरा बजटेड बेसिस पे ही बनेगा, एक्चुअल बेसिस पे तो बनेगा नहीं, फिर एक्चुअल के साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे budgeted wages are required to be compared with actual wages for calculating actual wages for calculating direct labor rate variance budgeted wages are required to be compared with actual wages for calculating direct labor rate variance and direct labor efficiency वेरिएंस। तो वेरिएंस तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वेरिएंस का मतलब कि हम लोगों ने बजटेड क्या सोचा था और एक्चुअली क्या हुआ, तो हम लोग दो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोगों ने सोचा था लेबर को मान लो 50 रुपीज पर यूनिट करके देंगे, लेकिन उससे ज्यादा या कम देना पड़ा तो हमारे लिए फेवरेबल या फिर एडवर्स सिचुएशन हो सकता है। लेबर का एफिशिएंसी भी हम लोगों ने सोचा था कि लेबर 5 घंटे में 50 यूनिट बनाएगा, लेकिन उसने 5 घंटे में 40 यूनिट्स ही बनाया, तो वो वेरिएंस भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बजट अगर बना के चलते हैं तो। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखो थर्ड नंबर पे, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई we are able to identify the reason for increase or decrease in labor cost।
तो लेबर कॉस्ट अगर कम हुआ या ज्यादा हुआ, वो क्यों हुआ वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बजट बना के चलेंगे तो ही पता चलेगा कम या ज्यादा हुआ एक्चुअल के बेसिस पर क्यों हुआ वो देख सकते हैं, क्या हमारा एस्टिमेशन गलत था या मार्केट में प्राइस बढ़ गया था। व्हेन वी आइडेंटिफाई ऑल रीजंस, we have to take future corrective action। अगर हम लोग सारे रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं तो फ्यूचर में हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक लेबर बजट देखते हैं, इलास्ट्रेशन 5, And we have the future corrective. फ्यूचर करेक्टिव स्टेप्स एक्शन। इलास्ट्रेशन 5 करते हैं जिसमें हमें लेबर जो है लेबर बजट करने को मिलेगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है एक कंपनी is engaged in the manufacture of specialized sub-assemblies required for certain electronic equipment। अच्छा, तो ये लोग जो है कुछ assemble प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने में काम आता है। The company envisages that in the forthcoming month, December, the sale will be in the ratio 3:4:2 respectively of sub-assemblies ACB, MCB, DP। मतलब ये इनके 3 सब असेंबल प्रोडक्ट का नाम है जो ये बनाते हैं और ये किस काम में आता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज होता है। और ये कैसे बनेगा, 3 प्रोडक्ट 3:4:2 रेशियो में। कब बनेगा, बोल रहा है कि दिसंबर में बनेगा, ऐसा इनका फोरकास्ट है। अब देखो कंपोनेंट रिक्वायर्ड, अब ये जैसे ये बनाने में ये 3 जो प्रोडक्ट है जो ये बनाते हैं, इसको बनाने में इसका नाम क्या है, डीपी। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट देखो सब असेंबली प्रोडक्ट है। ये 3 प्रोडक्ट ये कैसे सेल करते हैं, पर प्रोडक्ट 520, 500 और 350 में। अच्छा, अब देखो इसको बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट लगता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है ना, तो वैसे ही ये 3 तरीके का जो प्रोडक्ट है इसको बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, बेस बोर्ड लगता है, आईसी मतलब जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसी 08, आईसी 12, आईसी 26, ये 3 तरीके का बोर्ड आईसी बोर्ड लगेगा। ठीक है, और देखो एसीबी बनाने के लिए एक बेस बोर्ड लगता है, 8 आईसी 08, 4 आईसी 12 और 2 आईसी 26। ऐसे करके हमें पूरे डिटेल्स दिया हुआ है कि कितना कितना जरूरत होता है। ठीक है, उसके बाद बोला है परचेज प्राइस। अब बेस बोर्ड ये पूरा का पूरा रॉ मटेरियल हो गया इसको बनाने का। ठीक है, और इसको खरीदने का क्या खर्चा है, बोल रहा है कि बोर्ड का प्राइस है 60, आईसी 08 20, आईसी 12 रुपीज करके और ये 26 रुपीज करके। डायरेक्ट लेबर टाइम एंड वेरिएबल ओवरहेड्स रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द सब असेंबल्स आर, बोल रहा है कि डायरेक्ट लेबर का कितना टाइम लगता है ये सब असेंबल्स को बनाने में, मतलब एसीबी, एमसीबी और डीपी को बनाने में डायरेक्ट लेबर का कितना टाइम और कितना वेरिएबल ओवरहेड लगता है एक एक यूनिट पे बनाने के। ईच बोला है, ईच ऑफ द सब असेंबल्स बता दिया है। यहाँ पर देखो कैसे पढ़ना पड़ेगा, लेबर जो है वो 2 तरीके का लेबर लगता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। एसीबी बनाने के लिए 8 आवर्स लगता है क्योंकि ये पूरे आवर्स का डेटा है, ऊपर आवर्स लिखा हुआ है। एमसीबी बनाने के लिए एक यूनिट का 6 और इसका 12 आवर्स, यहाँ पर 4 आवर्स और यहाँ पर 8 आवर्स लगता है। वेरिएबल ओवरहेड कितना लगता है ये रुपीज में दिया हुआ है। एक एसीबी बनाने में 36 रुपीज का वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, एमसीबी बनाने में 24 का और यहाँ पर डीपी बनाने का भी 24। डायरेक्ट वेजेस रेट पर आवर कितना है, बोल रहा है कि 1 घंटा काम करने से लेबर को कितना दिया जाता है, ग्रेड ए वाले को 5 रुपए, ग्रेड बी वाले को 4 रुपए। तो ये क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कहाँ रुपीज में मतलब डेटा गिवन है और कौन सा डेटा हमारे यूनिट पे गिवन है या आवर्स पे गिवन है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो ये तो हमें वेरिएबल ओवरहेड दे ही दिया है एक यूनिट बनाने का हर एक प्रोडक्ट का। और ग्रेड ए ग्रेड बी 2 तरीके का लेबर होगा, लेबर का पेमेंट है 5 पर आवर, 4 पर आवर। अब जितना जितना टाइम लगेगा उसके बेसिस पे हम लोग पेमेंट कर देंगे, मतलब लेबर को जो पेमेंट होता है वो आवरली बेसिस पे होता है।
अब बोला है लेबर्स वर्क 8 आवर्स ए डे ऑफ 25 डेज ए मंथ। बोल रहा है कि 1 मंथ में 25 डेज जो है लेबर काम करता है और एक दिन में कितना काम करता है, 8 आवर्स काम करता है। अच्छा ये क्यों दिया है, क्योंकि हमें पूरे एक महीना यानी दिसंबर का सेल दिया हुआ है। तो अगर मुझे दिसंबर के बेसिस पे कुछ कैलकुलेट करना है तो पूरे मुझे 1 मंथ का ही डेटा चाहिए। 1 मंथ में लेबर का खर्चा मेरा कितना होगा ये मुझे निकालना पड़ेगा। अब बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ सब असेंबल्स, मतलब जो इनका फिनिश्ड गुड्स है, एंड कंपोनेंट फॉर दिसंबर आर एज अंडर। कंपोनेंट यानी इस एसीबी एमसीबी डीपी को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए उसको ये लोग कंपोनेंट नाम दिए। कंपोनेंट था बेसबोर्ड, IC08, IC12, IC26, ये सबका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। और ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, और ये जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसका ओपनिंग स्टॉक दिया। फिक्स्ड ओवरहेड अमाउंटेड टू 7,57,200 फॉर द मंथ एंड ए मंथली प्रॉफिट टारगेट 12 लाख हैज बीन सेट। तो बोल रहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड पूरे मंथ का इतना है और प्रॉफिट जो है पूरे मंथ का सेट किया गया है 12 लाख। अच्छा अभी भी क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है क्या बोला है, देखते हैं क्या बोला है। अच्छा यहाँ पर बोला है द कंपनी इज eager for a reduction of closing inventories for the month of December of sub assemblies and component by 10% of quantity as compared to the opening stock। मतलब क्या बोल रहा है कि कंपनी बोल रहा है चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे मेरा फिनिश गुड्स हो, दोनों का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना होगा। बोल रहा है 10% लेस 10% लेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा। देखो पढ़ के बोल रहा है कंपनी इज ईगर फॉर रिडक्शन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर ऑफ सब असेंबल्स यानी फिनिश गुड्स एंड कंपोनेंट यानी रॉ मटेरियल बाय 10% क्वांटिटी एज कंपेयर टू द ओपनिंग स्टॉक। मतलब ओपनिंग स्टॉक अगर 100 का होगा तो उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाना चाहिए, 90। मतलब 10% से कम दिखाया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक हर एक चीज का, चाहे वो फिनिश गुड्स के बारे में हो रहा हो चाहे वो रॉ मटेरियल के बारे में। अब यहाँ पर बोला है सबसे पहला पॉइंट सेल्स बजट हमें बनाना है इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। अच्छा सेल्स बजट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सेल्स बजट बनाने के लिए हमें पहले चाहिए कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना क्लोजिंग स्टॉक में रखेंगे। नहीं सेल्स बजट बनाना है तो जितना प्रोडक्शन, सेल्स के लिए हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा, सेल्स बजट कैसे निकालेंगे, कितना सेल करना है, ठीक है। मतलब कितना हम लोग सेल करना चाहते हैं वही तो हम लोग का सेल्स बजट होगा। कैसे निकलेगा बोलो सेल्स बजट, जितना सेल करना चाहेंगे इसमें तो कुछ चाहिए ही, है ना। सेल्स क्वांटिटी के हिसाब से बनेगा। अच्छा अगर मुझे सेल्स क्वांटिटी पता करना है, अब क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों में निकालने में बोला है, ठीक है। तो मुझे कितना सेल करना है वो मुझे कैसे पता चलेगा, देखो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। देखो क्वांटिटी के लिए तो मुझे यूनिट चाहिए और वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, क्वांटिटी को अगर एट द रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन मुझे पहले पता तो होना चाहिए कि हम कितना सेल करना चाह रहे हैं। तो वो कैसे पता चलेगा कि हम कितना सेल करना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो दोबारा से रीड कर लेते हैं एक बार। देखो इस पैरा में क्या लिखा हुआ है, इस पैरा में सिंपल ये लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड जो है रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, आगे वाले पैरा में देखते हैं। देखो आगे वाले पैरा में देखते हैं, यहाँ पर बोला है फिक्स्ड ओवरहेड दे दिया है हम लोग को और एक प्रॉफिट का टारगेट दे दिया है। फिर यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी बताया है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल, ये क्या बताया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बताया कि लेबर कितना 1 मंथ में काम करेगा, यहाँ पर लेबर को कितना पेमेंट करना है और प्रोडक्ट बनने में लेबर का क्या कंट्रीब्यूशन है टाइम के अकॉर्डिंग, ये वेरिएबल ओवरहेड। तो ये सबसे तो यूनिट निकलने से रहा, एक भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिला अभी तक जिसमें सेल यूनिट बनेगा। हम नीचे से फिर ऊपर जा रहे हैं तो देखो फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कंपोनेंट रिक्वायरमेंट बोल दिया है कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितना क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, कितने कितने क्वांटिटी में चाहिए, मार्केट में वो कैसे मिलेगा, सेलिंग प्राइस बता दिया। चलो सेलिंग प्राइस हमें बताया है यानी हम लोग सेल्स वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए,
क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, मैंने तो पूरा एक बार फिर से रीड किया, कहीं पर भी क्वांटिटी नहीं निकल पा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया है। देखो यहाँ दिया है कि कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना चाहिए, उसको रेशियो में दिया है। कौन से रेशियो में प्रोड्यूस होना चाहिए, बोल रहा है 3:4:2। मतलब ये किस चीज का बात हो रहा है, प्रोडक्ट मिक्स का बात हो रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिक्स है, क्योंकि ये लोग एक तरह का प्रोडक्ट नहीं बना रहे, 3 तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर वो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला कंसेप्ट आएगा। प्रोडक्ट मिक्स दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट मिक्स अगर दिया हुआ है तो हम लोग कैसे करके फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में बनेगा। तो हम लोग को क्या पता करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मिक्स अगर है तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम लोग का प्रोडक्ट से क्या आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। ठीक है, अगर हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, देखो क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी इनटू क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और नीचे भी क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल क्वांटिटी फॉर 3 प्रोडक्ट। अब इसको जब हम इस रेशियो में बांट देंगे तो मुझे पर प्रोडक्ट का जो है क्वांटिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया हुआ था तो मुझे इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स का बात आ गया तो मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट बोलने से हमें पहले ये याद हो जाना चाहिए, इक्वल टू प्रॉफिट। अब यहां से जो भी हमारे दिमाग में आना चाहिए, और एक लाइन देखो स्पेसिफिकली यहाँ पर हमें दे रखा था जिसका यूज इसीलिए है, ये देखो फिक्स्ड ओवरहेड बोला है और यहाँ पर प्रॉफिट बोला है। तो फिक्स्ड ओवरहेड और प्रॉफिट को ऐड करने से ही तो हमें मिलेगा टोटल कंट्रीब्यूशन। तो हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स है तो हमें कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन के थ्रू से कैलकुलेशन करके हर एक प्रोडक्ट को कितना यूनिट बनाना है वो निकालना पड़ेगा। पहले ये बनेगा पूरा वर्किंग नोट, फिर उसके बाद से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो वर्किंग नोट में ही हमें सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कहीं पर भी क्वांटिटी निकालने का कोई भी इजीएस्ट वे नहीं दिया हुआ है। तो हमें कंट्रीब्यूशन कैसे पता चला, प्रोडक्ट मिक्स को देख। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ, इलास्ट्रेशन 5। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। अच्छा, टोटल कंट्रीब्यूशन तो हम लोग निकाल ही लेंगे, लेकिन डिवाइडेड बाय हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स है तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसा निकालना पड़ेगा, कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए हमें हर एक प्रोडक्ट का क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नाम लिख लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है। देखो एसीबी, एमसीबी और डीपी, और यहाँ पर एक टोटल का कॉलम करते हैं। देखो मैंने अभी बोला था कि हमें टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, बट हमें ये वाला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसा चाहिए, कॉम्पोजिट वाला चाहिए। ठीक है, कॉम्पोजिट जैसा हम लोगों ने किया था मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके। तो लिखो सेल्स कितना होगा, सेल्स प्राइस पर यूनिट। सेल प्राइस देखते हैं कितना कितना है, 520, 500, 350, 520, 500 और 350। अच्छा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने पे ही कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट लिख देते हैं। इसमें हम लोग का क्या क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, ये मेटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो देखो ये जो मतलब प्रोडक्ट है सब असेंबली, उसको बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, हम लोग का मेटेरियल क्या क्या है, बेस बोर्ड, IC08, IC12, IC26। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या हमें मार्केट से लेना पड़ता है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एक बेस बोर्ड चाहिए होता है हमें, IC08 हमें चाहिए, IC12 हमें चाहिए, और IC26, हाँ 26 ये हमें चाहिए। अब कितना कितने चाहिए, देखो बोल रहा है कि एक बेस बोर्ड चाहिए,
जिसका प्राइस कितना होता है 60, कौन से बनाने के लिए एसीबी। तो मेरा कितना खर्चा होगा, क्योंकि मुझे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, कॉस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 1 इंटू 60, 1 इंटू 60, 1 इंटू 60। सभी के केस में बेस बोर्ड का प्राइस हो जाएगा 60 60 60। ठीक है, तो बेस बोर्ड हो गया एट द रेट ऑफ 1 करके 60 60 और यहाँ पर 60। अब IC08 का अलग अलग प्राइस है। अगर एसीबी में जो IC08 लगता है वो 8 रुपीज करके 8 क्वांटिटी में लगेगा, और एक का प्राइस है 20, तो फिर 8 का प्राइस कितना हो जाएगा 8 इंटू 20, यानी ये वाला हम लोग का हो जाएगा 160। अच्छा, हाँ, फिर ये वाला हो जाएगा 40 40, दोनों का 40 और यहाँ पर हो गया 40। अच्छा, फिर इसके बाद IC12 के लिए देखो, IC12 जो है वो एसीबी के लिए 4 पीस चाहिए, ये 10 पीस और ये 4 पीस 12 रुपए करके है, तो 48 120 और 48। और IC26 इसका क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, इसका चल रहा है 8 रुपीज, 8 रुपीज करके 2 पीस 6 पीस 8 पीस, 2 पीस का हो जाएगा 16, 6 पीस का हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 8 पीसेस का 8 इंटू 8 64। अच्छा, ये हो गया हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट, ये मेटेरियल। अब लेबर भी निकालना पड़ेगा, लेबर लेबर भी निकलेगा। सारे वेरिएबल कॉस्ट पहले लिख लेंगे, उसके बाद ये मेटेरियल हो गया, अब लेबर निकालेंगे। अब लेबर का क्या बोला था, देखो बोल रहा है कि एसीबी बनाने में ग्रेड ए लेबर को 8 घंटा लगता है, और ग्रेड तो हम लोग ना लेबर के नीचे 2 ग्रेड बना लेते हैं, ग्रेड ए को अलग तरीके से पेमेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे कैसे, हमें लिखना है एसीबी का ग्रेड ए का पेमेंट कितना होगा, तो एसीबी का ग्रेड ए का पेमेंट कितना होगा, 8 घंटे काम करना है 5 रुपए करके, 1 घंटे का 5 रुपए, तो 8 घंटे का 40, ठीक है 40 रुपीज हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 40, इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं ग्रेड ए का, हम लोग ऐसे ग्रेड ए का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। एमसीबी का लगेगा 6 आवर्स और 5 रुपीज करके ही पेमेंट करना है, तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 रुपीज। हाँ, अब ये वाला देखो डीपी जो है, इसको बनाने में 4 आवर्स, 4 इंटू 5 20 रुपीज। ग्रेड बी का जो लेबर है 16 आवर्स फॉर 4 पर आवर करके, यानी 16 इंटू 4 64, और यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू 4 48, और 8 इंटू 4 30, ये लेबर का बिल है। अच्छा, अब और एक वेरिएबल खर्चा है, वेरिएबल ओवरहेड बोल के दिया, ये तो बता ही दिया है एक एक यूनिट पे कितना होगा, तो ये जस्ट देख देख के लिख देंगे 36 24 24। नेक्स्ट लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड 36 24 और 24, ठीक है। और कोई हम लोगों का यहाँ पर देखो वेरिएबल खर्चा नहीं है, नीचे जो है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया और कुछ नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, फिर सेल से लेस करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, टोटल पहले 60 160 48 60, देखते हैं कितना होता है। 60 160 48 60 40, अच्छा 424, 48 24 30 48 120 40 60 100 370 148 प्लस 64 20 32, मतलब 52 52 50 60 72 72 और 4 76 288। अच्छा, अब निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अभी टोटल किया है, सेल्स हम लोगों ने पहले लिखा हुआ था 520 माइनस 424, ये आ जाएगा हम लोगों का 96।
अच्छा ये 288 और ये है 350, तो ये हो रहा है हम लोग का 62, लास्ट वाला 62 आया है, 370 है और ये ऊपर है 500, तो ये हो गया 130, 130। अच्छा, अब पता चल गया कि पर प्रोडक्ट से कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अब हम लोग लिखेंगे कि सेल्स रेशियो क्या है, जस्ट इसके नीचे नीचे लिखो, मेरा यहाँ जगह नहीं, मैंने पेज पलट दिया, कंट्रीब्यूशन की जस्ट नीचे लिखो सेल्स रेशियो या फिर सेल्स मिक्स, जो भी लिख सकते हो, सेल्स मिक्स या सेल्स रेशियो, वो कितना बताया है देखो, ये देखो सेल्स कितना होना चाहिए, 3:4:2। तो हम लोग यहाँ पर जिसके नीचे 3 है उस 3 लिखेंगे, जिसके नीचे 4 होगा 4 लिखेंगे और 2 लास्ट वाले के नीचे लिखेंगे। अब हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन, कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन। तो कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता था, देखो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है, 96 रुपीज एसीवी का। हम लोग कितना यूनिट एसीवी बनाएंगे, 3 यूनिट बनाएंगे, ठीक है, ये तो यूनिट है ना, सेल्स मिक्स है, तो फिर हम लोग का कंट्रीब्यूशन एसीवी से कितना होगा, 96 इंटू 3, फिर प्लस करेंगे, कॉम्पोजिट करें, सेम कंसेप्ट में 130 एक यूनिट का, तो 4 यूनिट का हो जाएगा 130 इंटू 4, फिर नेक्स्ट करेंगे 60 टू 1 यूनिट का, तो 2 यूनिट का हो जाएगा 62 इंटू 2, तो ये टोटल हो गया। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पर एवरेज होता है ना, तो 3 + 4 + 2 यहाँ पर दे देंगे, इतना कंट्रीब्यूशन इतने यूनिट के लिए, तो अब चेक करना पड़ेगा कितना होगा, तो ये हो गया 288 हो रहा है, 520 आ रहा है, 124 आ रहा है, 9, ठीक है। अब देखते हैं कितना आएगा, 288 + 520 + 124 डिवाइडेड बाई 9, ये कुछ ऐसे आ रहा है 103.555, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 103.555 के ऊपर ऐसे बार साइन दे दो, मतलब 5 जो है चलता जा रहा है, मतलब कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन रुपीज इतना पर यूनिट। अब हमें निकालना पड़ेगा इसके हेल्प से क्वांटिटी, कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी टू बी सोल्ड इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ था, टारगेट प्रॉफिट या प्रॉफिट सिर्फ लिख दो तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ था क्वेश्चन में, 7,57,200 और 12 लाख, 7,57,200 का फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट था 12 लाख, डिवाइडेड बाय 103.55। तो ये दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 12 और 7 19 लाख, ये रुपीज है, 19,57,200 डिवाइडेड बाय 103.55। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 5 पूरा लेके हम लोग करेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे 19,57,200 डिवाइडेड बाय 103.55 करके, जब तक कैलकुलेटर लेगा तब तक 5 लिखते जाना है ताकि हमें आंसर राउंड में मिले। तो देखो ऐसे करने से हमें आंसर राउंड में मिलेगा 18,900 आएगा, और अगर सिर्फ 2 बार या 1 बार 5 लोगे तो इस तरीके का आंसर नहीं आएगा, तब वो 9988 ऐसा कुछ आ सकता है, तो 18,900.0000001 ऐसे करके आएगा, तो इसमें लिखने में आसानी हो जाता है, तो 18,900 यूनिट हो गया, ठीक है, ये टोटल यूनिट निकल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें सेल्स मिक्स में डिवाइड कर देना है, सेल्स मिक्स में डिवाइड करने से कितना कितना यूनिट क्या क्या बनेगा, 3 बाई कितना हो जाएगा, 3/4 और 2 मतलब ये रेशियो कितना हो रहा है, 3 4 2 6 3 9, 3/9, 4/9 और 2/9 के हिसाब से हमारा सेलिंग यूनिट होगा, ठीक है। अब और यहाँ पर और कुछ नहीं कर रहे हैं, वर्किंग नोट तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीधा जो है सेल्स बजट बना सकते हैं, तो सोल्यूशन अब स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सेल्स बजट इन क्वांटिटी एंड यूनिट, सेल्स बजट इन
क्वांटिटी एंड वैल्यू, सॉरी क्वांटिटी मतलब ही यूनिट होता है, मैंने क्वांटिटी एंड यूनिट बोल दिया, क्वांटिटी एंड वैल्यू। पर्टिकुलर्स, जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम लिखना पड़ेगा, एसीबी, एमसीबी, डीपी। टोटल सेल्स क्वांटिटी में लिखेंगे, तो टोटल तो हमें पता ही है, टोटल कितना हुआ था, टोटल है 18,900, टोटल हो जाएगा 18,900। और इंडिविजुअली क्या होगा वो कैसे निकालेंगे, ये वाले रेशियो से 3:4:2 से निकालेंगे, तो इसको 3:4:2 में हम लोग को डिवाइड कर लेना है, जो कि 9 आया था, ठीक है। तो 18,900 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3, देखते हैं कितना आता है, 6,300। हाँ, फिर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 कर लो कैलकुलेटर पे, तो 8,400, फिर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, 4,200। तो सेल्स बजट इन क्वांटिटी निकल गया। अब हमें वैल्यू में निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, गिवन है ये देखो 520, 500, 350, 520, 500 और 350। अब अगर हम लोग इसका सेल्स वैल्यू निकालेंगे तो कैसे होगा, सेल्स वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। 4,200 इंटू 350, तो ये हो गया 14 लाख, ये लास्ट वाला लिख रहा है 14,70,000, और ये हो जाएगा 30,42 लाख है, और एक जीरो। अच्छा, ये हो गया 52 इंटू 63, 327 प्लस, ये कितना बन रहा है टोटल में, $89,46,000 होना चाहिए, मेरा 49,000 प्लस 1470, हाँ 89,46,000। तो पहला क्वेश्चन का आंसर अभी कंप्लीट हुआ हम लोग का, कि सेल्स बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। सेल्स बजट का मतलब है हमें जितना सेल करना है उसका बजट, ठीक है। तो सिर्फ सेल का वैल्यू हमें क्वांटिटी में और वैल्यू में दोनों में निकालने बोला था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या पूछा है। नेक्स्ट पूछ रहा है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट क्वांटिटी में, तो प्रोडक्शन बजट कैसे निकलता है, जितना सेल करना है, जितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना है, माइनस क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी, सी पॉइंट, नहीं डी पॉइंट, प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी। पर्टिकुलर्स और जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तीनों प्रोडक्ट का नाम, एसीबी, एमसीबी, डीपी। अच्छा, सबसे पहले सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट हम लोगों ने अभी निकाला था, वहां से देख के ही लिखेंगे। 6300, 8400, 4200, 6300, 8400 और 4200 ऐड हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और लेस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, जिसमें ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, तो हम लोग पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ये जो टेबल है यहाँ पर दिया हुआ है, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें तो अभी सब असेंबलीज यानी कि फिनिश गुड्स का चाहिए। हम लोग तो रॉ मटेरियल का नहीं बना रहे, हमें प्रोडक्शन बजट बोला है। तो 800, 1200, 2800, तो यहाँ लिखेंगे 800, यहाँ लिखेंगे 1200 और यहाँ लिखेंगे 2800। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, क्वेश्चन में एकदम एंड में बोला था कि इनको अपना क्लोजिंग स्टॉक कैसे रखना है, ओपनिंग स्टॉक से 10% कम रखना है, ठीक है। ऐसा कहाँ बोला था, एकदम लास्ट वाले पैरा में बोल रखा है
कि इन्होंने सोचा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर ऑफ सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स बाय 10% क्वांटिटी एज कंपेयर टू द ओपनिंग स्टॉक 10% में कम होना चाहिए, तो 10% से कम कर करके लिखना पड़ेगा 10% लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, तो ओपनिंग स्टॉक 800 का 10% 80 होता है, तो 800 से 80 माइनस करने से 720 होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर 1200 से 10% यानी 120 माइनस करने से ये 1080 होगा, और 2800 से 280 माइनस करेंगे, 2800 से 280 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2520। अब कर लेते हैं ऐड प्रोडक्शन बजट, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया 80 और यहाँ पर 6380, नहीं गलत ऐड कर दिया, ये माइनस में है तो 80 माइनस में आएगा तो 06220 आएगा। अच्छा, ये दोनों को 8400 प्लस 1080 माइनस 80 माइनस 1200 8280 4200 प्लस 2520 माइनस 2800 39। ये हो गया हम लोग का प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है, क्योंकि काफी सारा चीज पूछा है। कंपोनेंट यूसेज बजट इन क्वांटिटी, मतलब जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, जो आईसी बोर्ड बेस बोर्ड, उसका बजट क्या होगा क्वांटिटी में, मतलब हमें मार्केट में जाके कितने सारे खरीदने चाहिए, तो जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना तो चाहिएगा ही। अगर क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रखना है तो वो, और अगर ओपनिंग स्टॉक में कुछ है तो उसे हम लोग कर देंगे लेस। तो ये सारे डेटा हमें ढूंढना पड़ेगा, जिसमें से ये डायरेक्टली गिवन है, इसको क्या करेंगे सेम उसी तरीके से, कंपोनेंट का भी 10%, बस प्रोडक्शन ढूंढ लो कि प्रोडक्शन कितना होगा। तो प्रोडक्शन तो अभी निकाला, इसी का यूज करना पड़ेगा। कंपोनेंट यूसेज बजट, इन क्वांटिटी, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स। अच्छा, इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हम यहाँ पर पहले प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो कंपोनेंट है उसका। क्यों हम बता रहे, क्योंकि मुझे यूनिट लिख के उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो बार बार पेज नहीं पलटना पड़े, तो हम यहीं पर एक बार लिखते हैं इसको। पहले हम लोग ये फिनिश गुड्स है, कितना प्रोडक्शन होगा वो ढूंढ लेते हैं, मतलब जो लिखा हुआ है हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया। प्रोडक्शन करना पड़ेगा 6220 8280 और 3920, टोटल कर लेते हैं। 18,220। अच्छा, लेकिन हमें क्या निकालने बोला है, हमें बोला है कंपोनेंट यूसेज बजट, ठीक है। तो फिर कंपोनेंट क्या क्या है, कंपोनेंट है एक बेस बोर्ड, दूसरा है IC08, IC12 और एक था IC226, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर जितना कंपोनेंट, अगर हम लोग प्रोडक्शन के हिसाब से कंपोनेंट देखेंगे तो उसका हमें डिटेल्स दिया है। देखो क्या डिटेल्स दिया है कि एक एसीबी बनाने में कितने सारे बेस बोर्ड चाहिए, एक बेस बोर्ड चाहिए। अब हम लोग कितना एसीबी बनाना चाह रहे हैं 6220, तो कितने सारे बेस बोर्ड चाहिए होंगे, 6220 ही चाहिए होगा, क्योंकि एक के लिए एक का जरूरत होता है, इसीलिए मैंने ये डेटा यहाँ पर लिखा है 6220। अब सेम तरीके से देखो एमसीबी के लिए भी एक ही बेस बोर्ड चाहिए, तो फिर इतना यूनिट बनाने के लिए इतने सारे बोर्ड चाहिए होंगे। सेम कंसेप्ट डीपी का भी है, एक के लिए एक बोर्ड, तो 3920 के लिए 3920 बोर्ड, अगेन 18,420 का टोटल हो गया। अब IC08 का देखो क्या है, इसको ना ऐसे लिख लो समझने के लिए, 1:1:1 रेशियो में मैंने यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। रेशियो नहीं, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं इसका वैल्यू 1:1:1 है तीनों जगह पे। अच्छा, यहाँ पर बोला है 8:2:2, मतलब IC08 एसीबी बनाने में 8
पीसेस चाहिए, बोट नॉर्मली पीसेस में ही आता है, 8 पीसेस चाहिए, तो 6220 बनाने में कितना चाहिए वैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 6220 81 गलत हो गया 8 49,760 IC08 चाहिए, क्योंकि एक यूनिट बनाने में 8 पीसेस चाहिए, तो इतने सारे बनाने में कितने चाहिए। अब 8280 पीसेस एमसीबी बनाने के लिए 2 पर पीसेस के अकॉर्डिंग 16560 बोर्ड चाहिए। अच्छा, एक डीपी बनाने में 2 पीसेस चाहिए, तो फिर 3920 डीपी बनाने में 7840 चाहिए। ठीक है, अब इसका टोटल एक बार लगा लेते हैं, 16560 प्लस 49760 74160। फिर नेक्स्ट का भी इसी तरीके से करना है। IC12 का क्या रिक्वायरमेंट है पर यूनिट का, 410 और 4 के अकॉर्डिंग, तो 6220 पीसेस के लिए 4 पर पीसेस के हिसाब से 24880, और ये 10 इंटू होने से 82800 हो जाएगा, 82800 हो जाएगा, और ये 4 इंटू होने से ये हो जाएगा 1568। अब टोटल भी कर लेते हैं साथ ही साथ, 1,23,360 आ गया। अब लास्ट है IC26, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, 268 बेसिस पे, ACB के लिए 2 फिर 6 और फिर 8, तो 6220 इंटू 2 कितना हो जाएगा 04412, 6 मल्टीप्लाई करेंगे 0 कितना हो जाएगा 8280 इंटू 6 49,680, और 3920 इंटू 8 31,360 प्लस 49,680 और 12,440, यानी 93,480 हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग का क्या आया, ये हम लोग का आया कि कितना कंपोनेंट जो है इनको ये कंपोनेंट यूसेज हो गया। मैंने क्या लिखा था, यूसेज ही तो लिखा था। हाँ देखो, इतना प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा कितना कंपोनेंट का यूज होगा। ठीक है, तो कंपोनेंट का यूज इतना इतना करना पड़ेगा इतने यूनिट के लिए। अब इसको कर लेना है टोटल, 6220 49,760 प्लस 24,880 12,440 93,300 8280 16,560 82,800 प्लस 49,680 1,57,320। देख लो सही हो रहा है, 7840 58,800, और ये लास्ट टोटल कॉलम 3,09,000 ये वाला मेरा कितना 3 लाख, मेरा 3 लाख ही होगा शायद। यहाँ तो 1,57,000 है, शायद मैंने गलत टोटल किया होगा। 18,420 74,160 मैम IC 3,09,000 टोटल 8। अच्छा, ये वाला हो जाएगा। अच्छा 93,480 कितना रहे, 3,09,400। अच्छा ठीक है, ये हम लोग का मिल गया यूसेज। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखना पड़ेगा, ये तो यूसेज पूछा था। यूसेज मतलब अगर इतना इतना प्रोडक्शन करेंगे तो मुझे कितना कितना ये रॉ मटेरियल यूज करना। यूसेज बजट ओनली फॉर रॉ मटेरियल ही होगा और किसी चीज के लिए नहीं होगा। अच्छा, ये हो गया।
रॉ मटेरियल यूसेज बजट मतलब कंपोनेंट यूसेज बजट। फिर बोला है क्वांटिटी में पूछा था, तो हम लोगों ने ये सब कैसे निकाला क्वांटिटी में। अगर रुपीस में पूछता तो हर एक चीज मार्केट में जितने में मिल रहा है उतने से हमें कर लेना पड़ता मल्टीप्लाई, जो कि पूछा नहीं। फिर बोल रहा है कंपोनेंट परचेज बजट। अब इसमें वो ओपनिंग क्लोजिंग वाला कंसेप्ट आएगा। परचेज कितना करेंगे, जितना प्रोडक्शन करना है उतना परचेज करेंगे क्योंकि उतने का यूज करना है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक में अगर कुछ रखना है माइनस क्या कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। अब इसका मुझे क्वांटिटी और वैल्यू दोनों में बोला है, ठीक है। तो क्वांटिटी निकाल लेंगे, उसके नीचे रेट लिख के वैल्यू भी निकल जाएगा। तो डी इसमें लिखो कंपोनेंट परचेज बजट, कंपोनेंट परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। प्रोडक्शन कंपोनेंट है इनका बेस बोर्ड यानी बीबी भी लिख सकते, ठीक है। मैंने बेस बोर्ड पूरा ही लिख दिया। चलो IC08, IC12 और एक था IC26। अच्छा प्रोडक्शन बजट पूछा है, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, परचेज बजट। कितना परचेज करेंगे, ये सब रॉ मटेरियल, तो जितना हम लोग यूज करेंगे। तो यूसेज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जितना यूज करना है उतना तो कंफर्म है कि परचेस करना पड़ेगा। अच्छा बेस बोर्ड का टोटल, ये देखो टोटल अभी हमारा यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। देखो कितने सारे टोटल बेस बोर्ड खरीदने पड़ेंगे, 18,420। तो यहाँ पर लिखते हैं 18,420 पीसेस बेस बोर्ड लेना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड सर्किट 08 लेना पड़ेगा 74,160। अच्छा इसके बाद IC12 लेना पड़ेगा 1,23,360 और IC26 लेना पड़ेगा 93,480। अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो पहले ओपनिंग स्टॉक ही हम लोग लिखेंगे क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का डेटा हमें गिवन था क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक का डेटा गिवन था, ये देखो ओपनिंग स्टॉक हमें कंपोनेंट का यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा। बेस बोर्ड का 1600, 1200, 6000, 4000। तो 1600, 1200, 6000 और 4000। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सभी का 10% कम होगा क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक से 10% लेस देन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखो ओपनिंग स्टॉक है 1600, 1600 का 10% मतलब 160। तो 1600 माइनस 160 करने से जितना होगा उतना लिखना पड़ेगा, 1440 आ रहा है, ठीक है। फिर 1200 का 120 माइनस करेंगे तो 1080 हो जाएगा, 1080। और 6000 का 10% मतलब 600, 6000 का 600 माइनस करेंगे 5400, 5400। अच्छा 4000 का 10% मतलब 400 मतलब 3600, 3600। अब इसको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो 18420 तो चाहिए प्लस 1440 चाहिए, माइनस कर लेंगे यहाँ पर 1600, 18260। 18260 का हमें परचेस करना पड़ेगा। परचेस बजट ब्रैकेट में क्वांटिटी, ये हो जाएगा 74,160 प्लस 1080 माइनस 1200, 74,040। वन टू थ्री सिक्स जीरो प्लस 5400 माइनस 6000, 1,22,760। और ये 4000 और यहाँ पर 3600 मतलब ये बैलेंस करके होगा 400 नेगेटिव में, मतलब 93,080 हो जाएगा।
93,080, ये क्वांटिटी में हो गया। हमें वैल्यू भी पूछा था, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इतने क्वांटिटी का वैल्यू निकालने से ही होगा। अब यहाँ परचेज प्राइस पर यूनिट, परचेज प्राइस एट द रेट, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा कितना पैसे से मिलता है। तो ये जो है यहाँ पर दे रखा था, ये मार्केट में 60 रुपीज में मिलता है बेस बोर्ड, ये 20, 12 और 8, 60, 20, 12 और 8। तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज वैल्यू, परचेज बजट इन वैल्यू, परचेज बजट रुपीज में आ जाएगा। तो 122760 मेरा यहाँ कैलकुलेटर में दिख रहा है, तो हम पहले यही वाला कर लेते हैं। 14, ये मिडिल वाला आ रहा है, 14,73,100। अच्छा, 18260 इंटू 60, 10,95,600, 74040 इंटू 20, 14,8800, 93080 इंटू 8, 77,44,640, ठीक है। ये हम लोग का परचेज बजट इन वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों में ही निकल गया। अभी भी बाकी है, अभी बोल रहा है मैन पावर बजट, यानी कि जो वेजेस बजट जिसका थ्योरी हम लोगों ने लिखा वो निकालने बोल रहा है। मैन पावर बजट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसमें हमें नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिखाना पड़ेगा, एंड द अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल। मतलब क्योंकि यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ वर्कर, तो नंबर ऑफ वर्कर बेसिस पे ही हमें वेजेस पेबल निकालना पड़ेगा, ठीक है। किसी और बेसिस पे हम लोग नहीं निकालेंगे। और एक तरह भी निकाला जा सकता है, लेकिन यही वाला आंसर ऑथेंटिक होगा, वो हम समझा देते हैं कैसे होगा। बेसिकली हमें मैन पावर बजट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हेडिंग कर लेते हैं, फिर समझाते हैं। मैन पावर बजट शोइंग नंबर ऑफ वर्कर एंड amount of wages paid। अच्छा, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, तो एक होता ही है डेटा लिखने के लिए, तो पर्टिकुलर्स बन जाएगा। अच्छा, अब मुझे दो तरीके का लेबर दिया हुआ है, तो ग्रेड ए ग्रेड बी दोनों का बजट बनेगा। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना प्रोडक्शन होगा, उसी बेसिस पे उनको दिया जाएगा, क्योंकि लेबर को कैसे पेमेंट होता है यहाँ पर दिया है कि लेबर जितने आवर्स काम करता है, ठीक है। अब उनको कितने टाइम काम करना पड़ेगा, जितना सारा हम लोग प्रोडक्शन करवाना चाहेंगे उतने टाइम काम करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर प्रोडक्शन बजट का डिटेल्स लिखना पड़ेगा। तो बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन, तो बजटेड प्रोडक्शन। अच्छा, क्या क्या प्रोडक्ट है इनका, एसीपी, एमसीबी और डीपी। अब पहले देखेंगे कि बजटेड प्रोडक्शन कितना था, कहाँ मिलेगा, प्रोडक्शन बजट में देखते हैं प्रोडक्शन बजट कितना था। ये रहा 6220, 820, 3920, 6220, 8280 और 3920, इतना प्रोडक्शन करना है। और ये प्रोडक्शन करने के लिए लेबर का क्या कंट्रीब्यूशन है, दो तरीके का लेबर जरूरत है। डायरेक्ट लेबर ऊपर लिख दिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ग्रेड ए और ग्रेड बी, ग्रेड ए टाइप और ग्रेड बी टाइप, ग्रेड बी टाइप, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेड ए में भी मुझे दो चीज लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबका अलग अलग होगा। ग्रेड ए ग्रेड बी एक्चुअली एक प्रोडक्ट में दोनों लेबर ही लग रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आवर्स पर यूनिट और टोटल आवर्स। यहाँ पर लिखेंगे आवर्स पर यूनिट और यहाँ पर लिखेंगे टोटल आवर्स, कितना टाइम लग रहा है। फिर यहाँ पर भी लिखेंगे आवर्स पर यूनिट और यहाँ पर लिखेंगे टोटल आवर्स, टोटल आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि एसीबी बनाने में कितना टाइम लगता है, एक यूनिट एसीबी बनाने में। तो ग्रेड ए लेबर को लगता है 8 आवर्स, ग्रेड बी को लगता है 16 पर यूनिट का। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर लिखेंगे 16, ठीक है। फिर एमसीबी बनाने में 6 और 12 आवर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 12। फिर देखो यहाँ पर बोला है 4 आवर्स और 8 आवर्स, डीपी बनाने का 4 आवर्स और यहाँ पर हो जाएगा 8 आवर्स। अच्छा, अब टोटल आवर्स कितना होगा वो पहले निकालते हैं।
तो अगर 1 यूनिट बनाने में 8 आवर्स लगता है तो 6220 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 6220 इंटू 8, क्योंकि लेबर को तो आवरली बेसिस पे पेमेंट होगा। 49,760, फिर 8280 इंटू 6, 49,680, 3920 इंटू 4, 15,680। तो टोटल करते हैं कितना होगा? ग्रेड ए के लेबर को टोटल कितना आवर्स काम करना पड़ रहा है? 1,15,120, 1,15,120। अच्छा, अब 16 आवर्स लगेगा तो 16 इंटू 6220, 99,520, 12 इंटू 8280 इंटू 12, ये हो गया 99,360, 3920 इंटू 8, 31,360 प्लस 99,360 प्लस 99,520, 2,30,240, 240, हाँ 2,30,240 टोटल आवर्स इतना काम होगा, टोटल आवर्स। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पर हमें एक डेटा दिया था कि नॉर्मली लेबर एक दिन में 8 घंटा काम करता है और एक महीने में 25 दिन काम होता है इनका। ठीक है, तो फिर इनका टोटल मंथ में कितने आवर्स काम होंगे वो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो आवर्स पर मैन पर मंथ कितना होगा? 8 आवर्स एक दिन का, तो 25 दिन का कितना होगा? कितना हो जाएगा? 200, 200। मतलब ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि एक लेबर को एक महीने में कितना घंटा काम करना पड़ता है। एक लेबर को एक महीने में 200 घंटा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ वर्कर? देखो सिंपल सा इक्वेशन है, ये है कि टोटल जितने भी लेबर काम कर रहे हैं, टोटल बजटेड लेबर आवर्स। ठीक है, अब एक लेबर अगर 200 घंटा काम करता है, ये भी तो पूरे मंथ का ही निकला है क्योंकि प्रोडक्शन ही पूरे मंथ का है। तो इतने आवर्स काम अगर हो रहा है तो कितने लेबर ने किया होगा, कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके देखो, 200 घंटा काम करता है कितना लेबर? एक महीने में एक लेबर, तो एक घंटा काम करेगा 1/200, तो इतने घंटा काम करेगा कितना लेबर? यहाँ पर अगर लेबर लिख लेते तो यूनिटरी मेथड करके हम लोग निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर पर मंथ कितना होगा, क्योंकि ये ऐसे इसीलिए कर रहे, क्वेश्चन में भी बोला है कि नंबर ऑफ वर्कर निकालो। तो 1,15,120 आवर्स डिवाइडेड बाय 200, देखते कितना होगा। और इधर हो जाएगा 2,30,240 डिवाइडेड बाय 200, 1151। ठीक है, 0.2 है तो 1151 ही ले लेते हैं, क्योंकि वर्कर को तो हम लोग फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते, तो मैंने 1151 ले लिया। और ये 115120 डिवाइडेड बाय 200, 570, 5.6 है तो हम इसे 576 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, हम लोग को बोला था कि वेजेस का बजट निकालने के लिए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स और कितना वेजेस पे होगा। तो पहले नंबर ऑफ वर्कर निकाला, कैसे निकाला कि इतना इतना प्रोडक्शन करने में वर्कर लोगों को कितना टाइम लगेगा, तो पूरे मंथ में इतना इतना टाइम लगेगा, टोटल टाइम रिक्वायर्स बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स। बट हमें नंबर नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि एक वर्कर पूरे एक महीने में कितना घंटा काम करता है। तो अगर इतना घंटा काम हुआ है तो कितने सारे वर्कर ने काम किया होगा, जो हम लोग का पहला आंसर निकल गया। अब अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल, अब हम लोग निकालेंगे कि इनको कितना पैसा देना है। तो नेक्स्ट तुम लोग इसके नीचे ही लिखते जाओ अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल, अगर जगह है। अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल, तो पहले वेजेस रेट निकालते हैं, पहले रेट निकालते हैं, वेजेस रेट पर मंथ, ऐसे निकालते हैं। वेजेस रेट पर मंथ कितना वेजेस दिया जाएगा? देखो एक घंटा काम करने का 5 रुपीज दिया जाता है। ठीक है, और एक दिन में एक महीने में एक वर्कर कितने आवर्स काम करता है? 8 इंटू 25 आवर्स, तो उसको पेमेंट कितना किया जाएगा? ग्रेड ए वाले को 5 पर आवर करके, तो इंटू 5 कर देते हैं, तो वेजेस रेट पर मंथ पर वर्कर आ जाएगा।
तो कितना होगा ये देखेंगे 1000 रुपीज 1000 पर मंथ पर वर्कर। फिर यहाँ पर सेम तरीके से 8 इंटू 25 इंटू ये 4 हो जाएगा, 4 था वो 4 पर आवर करके था, तो ये कितना होगा 25 और 400 होता है, यानी 800 हो गया। ठीक है, तो वेजेस पेबल कितना हो जाएगा, वेजेस पेबल कितना हो जाएगा, देखो हमें एक वर्कर को एक महीने का 1000 रुपए देना पड़ेगा, और ग्रेड ए में कितने वर्कर काम कर रहे हैं 576 नंबर ऑफ वर्कर, तो टोटल वेजेस कितना होगा, ये तो एक जन का है तो 576 नंबर ऑफ वर्कर का हो जाएगा 576000, इतना पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक वर्कर को एक महीने का अगर 800 रुपए देना पड़ता है, तो इस कैटेगरी में कितने वर्कर काम कर रहे हैं 1151, तो इतने लोगों को कितना पैसा देना पड़ेगा, 9,20,800। ठीक है, इतना देना पड़ेगा। अच्छा, अब हम जो डिफरेंस बोल रहे थे, देखो हम लोग चाहते तो वेजेस पेबल ऐसे भी निकाल सकते थे, टोटल आवर्स अगर इतना है और हमें तो पता है कि पर वर्कर को कितना करके दिया जा रहा है, ग्रेड ए वाले को 5 रुपए करके, तो 115120 इंटू 5 करने से भी तो वेजेस आ जाता, और 2,30,240 इंटू 4 करने से भी वेजेस आ जाता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता, बताते हैं क्या होगा, इंटू 4 9,20,960 आता। ग्रेड बी वालों का पेमेंट 115120 इंटू 5 करने से आ जाता है 5,75,600। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्टली आवर्स पे रेट लगा देते हैं, लेकिन हम लोग का अभी कितना है 5,76,000 और इसमें कितना है 9,20,960, इसमें ज्यादा आया है। ठीक है, इसमें उसके हिसाब से कम आ रहा है। तो एक्चुअली मैटर कम या ज्यादा ज्यादा का बात नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ बोला है नंबर ऑफ वर्कर निकालो और उसके बाद साथ साथ ये लैंग्वेज दिया है अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल, तो हम लोग इस पे डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर हमें निकालने बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात इंप्लाइड है कि हमें नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे पेमेंट को निकालना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा मेहनत करना पड़ा। अगर नंबर ऑफ वर्कर बेसिस पे निकालना है तो मुझे तो पहले ये निकालना पड़ेगा एक वर्कर का एक महीने का वेजेस कितना है, तभी हम लोग इतने लोग जो 1 मंथ काम कर रहे हैं उनका वेजेस कैलकुलेट कर पाए। तो अगर मुझे नंबर ऑफ वर्कर बोला है तो मुझे नंबर ऑफ वर्कर पे ही निकालना पड़ेगा। ये इम्प्लाइड है, ये हमें क्लियरली तो नहीं बोला है, लेकिन ये जब बता देता है तो हमें इसी तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए, ये पॉइंट याद रखने वाला है यहाँ पर। तो क्वेश्चन काफी बड़ा था, ई पॉइंट तक हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मास्टर बजट। ठीक है, मास्टर बजट क्या होता है, मास्टर बजट, मास्टर बजट मतलब देखो लिखो पहला पॉइंट, बिगिनिंग विथ सेल्स बजट, various other budget are prepared like production budget, comma purchase budget, etc. तो मास्टर बजट जो है वो शुरू होता है कैसे, बोल रहा है कि विद सेल्स बजट से शुरू होगा, और अलग अलग टाइप का बजट इसमें हम लोग डाल सकते हैं, और प्रीपेड लाइक जैसे कि प्रोडक्शन बजट, परचेस बजट एटसेट्रा, मतलब हर तरीके का बजट जब हम लोग एक ही जगह पे दिखाएंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये पूरा एक मास्टर बजट बन गया, जिसका शुरुआत सेल्स बजट से होगा, और उसमें हम लोग अलग अलग टाइप का बजट जितना भी हम लोग बना सकते हैं वो सारी चीज को दिखा सकते हैं। आप हाँ अभी जो बना है हाँ बोल सकते हो, इसमें इतने सारे चीज बन चुके हैं, लेकिन ये हम लोगों ने अलग अलग किया है, लेकिन वो एक ही जगह पे दिखना चाहिए, मतलब पूरा एक ही मतलब डॉक्यूमेंट बनेगा। हाँ, ये जैसे अलग अलग निकला वैसे नहीं निकालना चाहिए। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल बजट, जैसे कि अभी हम लोगों ने बनाया इंडिविजुअली हर एक बजट को बनाया, इट इज एडवाइज्ड टू प्रिपेयर नेट
summary of all budgets. सभी बजट का अगर हम लोग एक समरी बना लेते हैं, वो बना लेना चाहिए. द नेट समरी ऑफ ऑल बजट्स, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे द नेट समरी ऑफ ऑल द बजट्स when incorporated in a separate budget is known as master budget. हर तरीके का अलग अलग बजट जितना भी बन सकता है वो बनाने के बाद उसका समरी बना के उसको ले जाके हमें क्या करना है, एक ही जगह पे इनकॉर्पोरेट कर देना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मास्टर बजट. एंड लास्ट लाइन, मास्टर बजट रिप्रेजेंट्स द टारगेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल. 4th नंबर में लिखेंगे मास्टर बजट रिप्रेजेंट the target of business organization as a whole. क्योंकि हर एक बजट वहीं पर रहता है तो हमें पता चल जाता है कि कंपनी का टारगेट क्या है, मतलब सेल्स टारगेट क्या है, प्रोडक्शन टारगेट क्या है, वेजेस का टारगेट क्या है, हर एक चीज को हम लोग इजीली जो है कैलकुलेट कर पाते हैं. ठीक है, मास्टर बजट हम लोग बना के देखते हैं. इलास्ट्रेशन 6 करें. बाकी अभी कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं. ये वाला बोल रहा है फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स यू टू प्रिपेयर द मास्टर बजट. तो क्वेश्चन में ही हमें बोल दिया है कि मास्टर बजट बनाने के लिए बोला है फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब पूरे ईयर का मास्टर बजट बना के देना है. मतलब जितने सारे बजट बन सकते हैं सभी बजट एक ही जगह पे हमें दिखाना है. अच्छा, ये सेल क्या करने वाला है, टफ एंड ग्लास और बेंट ग्लास, मतलब वन टाइप ऑफ ग्लास होता है जो कि लगाया जाता है घर भर में. ठीक है, तो ये देखो टफ एंड ग्लास और बेंट ग्लास. सेल वैल्यू बता दिया, इतने रुपए का इनको सेल करना है, तो इससे हमें क्या मिल गया, सेल्स बजट. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 60% ऑफ सेल है. वेजेस बोल रहा है कितना लगेगा, 20 वर्कर्स एट द रेट ऑफ 150 पर मंथ. तो यहाँ से हमें मिल गया मटेरियल परचेस बजट कितना होगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा वेजेस का बजट कितना आ रहा है. फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में क्या क्या खर्चा होगा, बोल रहा है कि इनडायरेक्ट लेबर में वर्क्स मैनेजर और फोरमैन का 500 पर मंथ, 400 पर मंथ, ये सबको हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें ईयरली बेसिस पे इस मास्टर बजट को बनाने बोला है. स्टोर एंड स्पेयर्स बोला है 2.5% ऑन सेल, तो सेल पे 2.5% करेंगे. डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हमें पूरा 12,600 दे दिया है, इसका मतलब ये ईयरली दिया है, कुछ नहीं बोला है, मतलब पर एनम ही है क्योंकि हमें तो नहीं बोला है कि ये मंथली है कि क्या है, तो ये ईयरली होगा. लाइट पावर ये भी ईयरली होगा, कुछ बोला नहीं है. रिपेयर्स मेंटेनेंस ये भी ईयरली होगा. अदर सेंट्रीज में 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस होना चाहिए. अदर सेंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 36,000 पर ईयर.
बस और कुछ नहीं बोला है, हमें इसको अपने हिसाब से अच्छे से प्रेजेंटेशन करके देना है ताकि हर एक बजट हमें क्लियरली अलग अलग दिखे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स लिख देंगे। उसके बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिटेल्स लिख लेंगे कि प्रोडक्शन करने में क्या खर्चा होगा। फिर हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड को अलग से लिख सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड दोनों को अलग कर सकते हैं। फिर हम लोग वहां से नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, मतलब टारगेट प्रॉफिट बजट भी निकल जाएगा, मतलब पूरा एक जो है इनकम स्टेटमेंट की तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट ही बनाएंगे जब हमें ऐसा चीज दिया जाएगा। तो ठीक है, चलो एक कर लेते हैं। यहाँ पर इलास्ट्रेशन है, आसानी है, बस इसका प्रेजेंटेशन ही मेन, कैसे करके इसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए। मास्टर बजट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में तो डॉट डॉट के। अच्छा, पर्टिकुलर्स और रुपीस का 2 कॉलम बना। अच्छा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स का डेटा। सेल्स 2 तरह का प्रोडक्ट, टफ एंड क्लास, बेंड क्लास। अच्छा, कितना कितना सेल, 6 लाख 2 लाख, तो यहाँ इनर कॉलम में लिख लेते हैं 6 लाख का सेल होना चाहिए, 2 लाख का सेल होना चाहिए, यानी टोटल 8 लाख। अच्छा, इसके बाद सेल्स के बाद हम लोग लिखेंगे, लेस कर देंगे क्योंकि हम लोग इनकम स्टेटमेंट की तरह बनाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन करने का क्या क्या खर्चा होगा, तो सबसे पहले मिला मुझे डायरेक्ट मटेरियल, तो हम वही लिख देते हैं, डायरेक्ट मटेरियल 60% ऑफ सेल होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, जो कि बोला है 60% ऑफ सेल्स, 60% ऑफ 8 लाख लिख देते हैं। अलग अलग भी निकाल सकते हो, एक साथ भी निकाल सकते हैं, तो मैंने एक साथ ही कर दिया क्योंकि 60% दोनों पे ही लगेगा, तो कितना हो जाएगा 4,80,000। और डायरेक्ट वेजेस ये बोला है 20 वर्कर 150 पर मंथ, तो डायरेक्ट वेजेस कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर मंथ दिया है लेकिन मुझे तो ईयरली निकालना है, तो 20 वर्कर का 1 मंथ का कितना हो जाएगा, 20 वर्कर का 150 पर मंथ, तो फिर 12 मंथ का कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। हाँ, 36,000। अच्छा, ये दोनों का टोटल करके हम लोग लिख देते हैं कितना हो रहा है, 5 लाख, नहीं 5 लाख नहीं, ये कितना हो रहा है टोटल करने से, 5,16,000। अच्छा, अच्छा इसको ये 5,16,000 हो गया, इसको चाहो तो लेस कर सकते हो, 8 लाख से अगर हम लोग 5,16 लेस करेंगे तो उसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। सारे वेरिएबल कॉस्ट को लेस करने से हमें मिल जाता है प्राइम कॉस्ट, कितना हो रहा है 3,84,000 प्राइम कॉस्ट आ गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हम मैंने वो फंक्शन जैसे बताया था ना कॉस्ट शीट में जैसे होता है, इसके बाद हम लोग फैक्ट्री का सोचेंगे कि फैक्ट्री का खर्चा क्या है। अब यहाँ पर फैक्ट्री में हम लोग को फिक्स्ड वेरिएबल दोनों दिया है, तो हम लोग एक काम करते हैं दोनों पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो अब लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। पहले लिख लेते हैं फिक्स्ड या वेरिएबल जो भी लिख सकते हो, मैंने पहले फिक्स्ड लिख लिया है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पे फिक्स्ड में क्या आएगा, वर्क्स मैनेजर, मैनेजर को जो दिया जाता है वो फिक्स्ड ही होता है, मैनेजर का सैलरी फिक्स्ड होता है। वर्क्स मैनेजर को कितना दिया जाएगा 500 पर मंथ, यानी 500 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 6,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोला है फोरमैन, फोरमैन को क्या दिया जाएगा, जिनका भी मंथली है उनका फिक्स्ड ही होता है, फोरमैन को दिया जाएगा 400 पर मंथ, यानी 400 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 4,800। इसके बाद बोला है स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जो कि 2.5% ऑन सेल्स है, सेल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वेरिएबल होगा क्योंकि मैंने फिक्स लिख लिया है, तो ये वाला बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लिख लो, लाइट पावर रिपेयर्स मेंटेनेंस ये सब फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन 12,600, लाइट एंड पावर 3,000। अच्छा,
रिपेयर्स मेंटेनेंस ये हम लोग वेरिएबल भी ले सकते हैं, क्योंकि रिपेयर मेंटेनेंस हाँ ईयरली दे दिया है, लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस नॉर्मली वेरी करता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सेल के ऊपर डिपेंड कर सकता है। देखो वेरी करने का मतलब है सेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो डिप्रिशिएशन तो और सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो तो यूसेज ऑफ मशीन के ऊपर, और यूज करो या ना करो डिप्रिशिएशन तो अपने आप लगता ही जाएगा। अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस हम लोग वेरिएबल में दे देंगे। अदर सेंट्रीज तो वेरिएबल ही है क्योंकि ये वेजेस डिपेंडेंट है, और यहाँ पर बोला है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में देंगे। पहले इसका टोटल कर लेते कितना हो रहा है। 6000, 4800 कितना हो गया, 10,000, 10 और 12 कितना हो रहा है ये वाला, 26,400, ये हम लोग का हो गया 26,400। अच्छा, ये आउटर कॉलम में मैंने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग का क्या क्या आएगा। पहले तो था स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये वाला मैंने नहीं लिखा था, स्टोर्स एंड स्पेयर्स 2.5% ऑन सेल, 2.5% इंटू 8 लाख, सेल 8 लाख, तो 2.5% ऑन 8 लाख कितना हो जाएगा, 20,000, 20,000 होगा। फिर इसके बाद और क्या छूटा था, ये सब तो लिख लिया था, ये वाला भी लिख लिया, रिपेयर मेंटेनेंस अदर सेंट्रीज, ठीक है, रिपेयर्स मेंटेनेंस अदर सेंट्रीज, 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना था यहाँ पर दिखेगा 36,000, ये कितना होगा 3600, और रिपेयर मेंटेनेंस 8,000, तो टोटल करो 11, और ये कितना हो जाएगा 31,600 वेरिएबल ओवरहेड। अब ये लेस करने से हमें मिलेगा, देखो ये अब लेस करो, 3,48 माइनस 26,400, सॉरी लेस नहीं, ऐड होगा, गलत बता दी। ये तो सेल से वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, लेस होता है, लेस होने से हमें क्या मिलता है, हाँ ये वाला एक्चुअली क्या है ना, हमें सारी चीज को ही लेस करना पड़ेगा सेल से, सारे कॉस्ट को, तब जाके हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करें ताकि ये प्राइम कॉस्ट जो है ये दोनों का ऐड करने से होना चाहिए था ना, प्राइम कॉस्ट मतलब तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट ये सब ऐड करने से होना चाहिए, ये नहीं होगा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। देखो, प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ऐड करने से क्या आता है, प्राइम कॉस्ट आता है। तो ये वाला जो है ये खुद ही प्राइम कॉस्ट है, मतलब 4,80,000 और 36,000, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्राइम कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसको ऐसे लाइन लगा देते हैं, बल्कि सेल्स के नीचे, हम लोग सेल्स से बाद में लेस करेंगे, ठीक है। ये लेस भी यहाँ से हटा देते, जब लेस करेंगे तब लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट ले लिया 5,60,000। अच्छा, फैक्ट्री का वेरिएबल और फिक्स्ड ले लिया, सब मिला के कितना हो रहा है, देखो 5,16,000 प्लस 26,400 प्लस 31,600 प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाए। हाँ 5,74,000, ठीक है। अब अगर हम लोग इस प्रोडक्शन कॉस्ट से सेल्स को लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग की तरह सोच के देखो ना, जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो यही सब चीज को तो वहां पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सेल्स माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, तो माइनस करो सेल से ये वाला 5,74,000, देखो कितना हो, 8 लाख से ये वाला माइनस 2,26,000, ये क्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब पीएल में क्या आइटम लिखते हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये माइनस करे से नेट प्रॉफिट आ जाएगा, लेस कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो कि पर एनम ही दिया हुआ है, तुम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे 36,000, फिर इससे कर देंगे लेस तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट 1,90,000,
थाउजेंड आ रहा है, ठीक है। 1,90,000 आ रहा है, ये हम लोग का हो गया पूरा एक मास्टर बजट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब और एक थ्योरी लिखवा देते हैं, जीरो बेस्ड बजट, जो टाइम है बस वही लास्ट लिखवाएंगे। जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग। नॉर्मली हम लोग जब भी बजट बनाते हैं तो प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस को यूज करके ही बनाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास किसी चीज का प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो हमारा जो बजट बन रहा है वो किसी बेसिस पे नहीं बन पा रहा है, उसको ही बोला जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट लिखते हैं, अंडर अंडर कन्वेंशनल बजटिंग, कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल बजटिंग, द टारगेट of next year are established on the basis of actual performance of last year। जो मैंने अभी बोला कि नॉर्मली जो बजट हम लोग ट्रेडिशनल वे में जो भी बजट बनाते हैं वहां पर हमेशा लास्ट ईयर का जो हमारा सिचुएशन है उसके बेसिस पे बनाते हैं। फिर लिखेंगे सेल्स फोरकास्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, सेल्स फोरकास्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर may be decided on the basis of actual sales of last year, actual sales of last year। लास्ट ईयर के एक्चुअल सेल्स के ऊपर डिपेंड करके हम लोग सेल फोरकास्ट करते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर इतना सेल हुआ था तो इस ईयर इतना हो जाएगा, ऐसा सोच के करते हैं। ये सब जो है ट्रेडिशनल मेथड है। फिर देखो अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग, अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग मैंने ZBB लिखा है, द टारगेट ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट पीरियड लिखो, ईयर भी हो सकता है मंथ भी हो सकता है, तो नेक्स्ट पीरियड आर एस्टैब्लिशिंग, इग्नोरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। मतलब हम लोग प्रीवियसली क्या हुआ है उसको पूरा भूल जाएंगे, अगर हमारे पास प्रीवियस कोई फोरकास्ट करने के लिए बेसिस है भी तो हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे। ये पॉइंट यही बोल रहा है कि अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग द टारगेट ऑफ नेक्स्ट पीरियड आर एस्टैब्लिशिंग इग्नोरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। जैसे कन्वेंशन जो मतलब जो कन्वेंशनल वे है वहां पर क्या होता है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे होता है, बट यहाँ पर प्रीवियस पीरियड को इग्नोर कर दिया जाएगा। फिर अंडर zero based budgeting, the manager of each department, the manager of each department has to justify the requirements on the basis of future projections, ignoring the past achievements। मतलब बोल रहा है कि जीरो बेस्ड बजटिंग में हर एक डिपार्टमेंट में जो भी मैनेजर है वो क्या करते हैं, हैज टू जस्टिफाई द रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शन। फ्यूचर में क्या होगा उसके बेसिस पे ही रिक्वायरमेंट को वो रिक्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे, इग्नोरिंग द पास्ट अचीवमेंट्स। पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, जो भी करना है हमें फ्यूचर पे फोकस करना है, पास्ट से इस बजट का कोई लेना देना नहीं होता है। फिर जीरो बेस्ड बजटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड
activity and it rejects the attitude of accepting the existing situation blindly. तो बोल रहा है जीरो बेस्ड बजटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी. फ्यूचर में क्या होगा बस उसी को लेके सोचता है. एंड इट्स रिजेक्ट्स द एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन ब्लाइंडली. मतलब ना तो पास्ट को ध्यान में रखता है ना तो प्रेजेंट को. ओनली फ्यूचर, फ्यूचर एंड फ्यूचर. सिर्फ फ्यूचर को लेके ही सोचता है. ना तो पास्ट में क्या हुआ उसको कंसिडर करता है ना तो प्रेजेंट क्या कंडीशन है उसको कंसिडर करता है. सिर्फ और सिर्फ जो है फ्यूचर कंडीशन के बेसिस पे ही सोच रहा है. ठीक है. अच्छा, और कुछ नहीं करवाएंगे, बस हम बोल देते हैं कि तुम लोग होमवर्क क्या क्या कर सकते हो. होमवर्क में मैम आगे पेज देखा बन तो क्या बोलो? आगे पेज 3 नंबर आगे पॉइंट पेस्ट. हाँ, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन 6 शायद बाकी है. ये वाला कर सकते हो, ये भी काफी बड़ा है. क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक इलास्ट्रेशन 6 बाकी. इलास्ट्रेशन 6, हाँ ये 3 करके देख सकते हैं. Class edition 6 वाली में है मास्टर कैसे इलास्ट्रेशन 6 तक वो क्वेश्चन 6 है. है. हाँ 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 वो तो अभी हाँ ठीक है. ये दोनों शायद बाकी मुझे जितना लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया. और 2-4 थ्योरी भी लिखवाने पड़ेंगे. और एक क्लास तो लगेगा, एक या और एक क्लास लगेगा क्योंकि थ्योरी 2-4 लिखवाना पड़ेगा. प्रोडक्शन कैश बजट, फंक्शनल बजट और रेशियोज भी है इसमें. एक हाँ 2 क्लास तो और लगेगा. रेशियोज है ना, परफॉर्मेंस रेशियो, ये रेशियो तो उसका भी एक अलग लगेगा. कैलकुलेटेड लगभग तो हो ही गया क्वेश्चन. उसके बाद वो भी तो है क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट. हाँ वो थियोरेटिकली डाउन